हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए अकाउंटिंग इक्वेशन के, और आज हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों, मैं आपको कुछ रूल्स लिखवाने वाला हूं, तो आप ये रूल्स मेरे साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में इन सब का यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं, मैं आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के ही समझा देता हूँ कि कौन सी ट्रीटमेंट किस हिसाब से आपको कब करनी है। इस तरफ बच्चों हम लिखते हैं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया इसका एक, और इस तरफ आती है बच्चों हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं या ट्रीटमेंट है कुछ चीज़ों की जो हमारे बड़े क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्रूड इनकम, इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ बच्चों। एक्रूड इनकम का मतलब है बच्चों, मैंने आपको वैसे एक्रूड का मतलब बताया हुआ है, ये एक ऐसी इनकम होती है जो मैं कमा चुका हूँ और ड्यू भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं। समझे बच्चों, यानी मैं हकदार हूँ उस इनकम का, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। ऐसी इनकम को बच्चों एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो ऐसी इनकम का क्या होता है, अब ध्यान से समझना बच्चों। एक्रूड इनकम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हकदार हूँ, मैं मांग सकता हूँ, अभी मुझे मिली नहीं, तो एक तरीके से मेरे लिए एसेट हो गया, क्योंकि मुझे मिलेगा। एक्रूड इनकम ये मेरे लिए एक तरीके से एसेट हो गया, तो ये एसेट में आ जाएगा एक्रूड नाम से। और बच्चों ये कैपिटल में भी ऐड होता है। ठीक है, एक्रूड इनकम की मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी। एक्रूड, मान लेते हैं यहाँ पर अगर एक्रूड कमीशन होता तो हम लिखते ट्रांजैक्शन में एक्रूड कमीशन, फिर यहाँ पर एक एक्रूड कमीशन उतने रुपए ही लिखते और कैपिटल में भी ऐड हो जाता। हालांकि यहाँ कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो मैंने सिंपली आपको ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। हमने से मतलब बच्चों यहाँ पे हमेशा कंपनी से होगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी मैं हमने बोलूँगा या हमारा बोलूँगा तो वो सारी चीज़ रिलेटेड कंपनी से होगी, ना कि आपसे या हमसे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो कंपनी ने अभी तक पे नहीं करे। तो बच्चों अभी तक पे नहीं करे यानी करने पड़ेंगे, तो उनके लिए लायबिलिटी हुई, उनके सर पे आ गई ना बच्चों। तो लायबिलिटी में जाके आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में आते हैं बच्चों ये, और कैपिटल में से लेस हो जाते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से लेस हो जाते हैं, और अलग से एक और कॉलम बन जाता है आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इनकम रिसीव इन एडवांस। अब बच्चों फिर से ध्यान से हम सोचते हैं कि हमारे लिए एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर क्या चीज़ है। बच्चों आपको इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, इसका मतलब आपसे कोई काम करने को बोला गया था, हालांकि आपने वो काम अभी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ की इनकम पहले ही मिल गई। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया, अगर मुझे उसकी इनकम पहले से मिल गई है, तो हो सकता है कि वो अगले ही दिन या फिर काम करने से पहले मुझसे वापस मांग ले। यानी कि जब तक मैं उसका वो काम कंप्लीट नहीं करता जिसके लिए उसने मुझे पैसे दिए, तब तक के लिए वो पैसे मेरे लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। समझे बच्चों आप? तो लायबिलिटी मानी जाती है इनकम रिसीव इन एडवांस। तो एडवांस में आपको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है बच्चों, और कैपिटल में से लेस हो जाएगा। सॉरी, इनकम रिसीव इन एडवांस है, तो बच्चों यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ में मिला हो, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमें कैश में मिल गया ये इनकम,
तो इनकम रिसीव इन एडवांस, ये कैपिटल में से लेस नहीं होता बच्चों। ठीक है, आप समझ गए। कैश में ये प्लस हो जाएगा, या फिर अगर इनकम आपको बैंक से मिली है या चेक से मिली है तो फिर बैंक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4th पॉइंट है बच्चों, एडवांस या फिर प्रीपेड, एक ही मतलब है इन दोनों का, मैंने आपको बताया हुआ है। इसका मतलब है हमने एडवांस में ही कोई अपने एक्सपेंस पे कर दिए, तो बच्चों ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपके पास से कैश चला जाएगा, लेकिन क्या आपका कोई एसेट या कोई आपका कैपिटल या फिर लायबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं किसी को एडवांस पे कर दूँ तो सबसे पहले तो मेरा कैश चला जाएगा, प्लस मैं उससे वापस अभी भी मांग सकता हूँ, तो मेरे लिए ये एसेट ही माना जाएगा। एडवांस नाम से एसेट साइड ही आएगा बच्चों। ये सब इक्वल्स टू के इस तरफ हो रहा है, समझ गए बच्चों। एडवांस का मतलब होता है मैंने कोई पैसा किसी को दे दिया बिना उससे कोई काम करवाए, तो मैं उससे वो वापस भी तो मांग सकता हूँ, और जब तक मैं उससे वो वापस मांग सकता हूँ तब तक के लिए वो चीज़ मेरे लिए एसेट है, और पैसे मैंने दिए हैं तो ये प्रीपेड इस तरफ आएगा। 5th पॉइंट है बच्चों, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी एसेट या किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है तो उस चीज़ को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो बच्चों इसका क्या करना होता है, इसको हम एसेट में से लेस करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कोई एसेट नहीं है हालांकि, लेकिन ये कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पे फर्नीचर होता तो फर्नीचर की कोई वैल्यू होती, मैं उसमें से इसको लेस कर लेता। ठीक है बच्चों, फर्नीचर मशीनरी कुछ भी हो सकता है, उसमें से मैं इसको लेस कर लूँगा। तो मैं लिख देता हूँ अभी, लेस फ्रॉम दी एसेट, यहाँ पे लेस होता है बच्चों, और इक्वल्स टू के वहाँ जाके कैपिटल में से भी ये लेस होता है। ठीक है, फिर है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चों इसको समझना पड़ेगा आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे करना होता है और क्या होता है। इसकी बहुत ही इजी सी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चीज़ होती है जब मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने कैपिटल वहाँ पे लगाई होगी, वहाँ मैंने कैपिटल लगाई होगी, तो बच्चों उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 ट्रीटमेंट होती है जो कि साथ में होती है। पहले हमें इसको कैपिटल में से लेस करना पड़ता है, और फिर साथ के साथ मुझे इसको कैपिटल में ऐड कर लेना पड़ता है, क्योंकि बोला ये जाता है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिल रहा है, और मुझे मिल रहा है का मतलब क्या है, बिज़नेस को ही तो मिल रहा है, यानी बिज़नेस ही पे करता है और बिज़नेस में ही आ जाता है। इसलिए हम कैपिटल में से पहले माइनस करते हैं, क्योंकि बिज़नेस पे कर रहा है, और फिर क्योंकि बिज़नेस में ही आ रहा है तो फिर से ऐड कर लेते हैं। हालांकि इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद सेम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो इसका ओनर होता है वो ड्राइंग अगर करे तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट वो अगर पे करेगा तो प्लस बिज़नेस में पैसे आ जाएंगे, लेकिन पे भी तो मालिक ही कर रहा है ना, तो वो एक और बार लेस हो जाएंगे। यानी आप ध्यान से समझो, तो ये ट्रीटमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, ठीक है, एक और 8th पॉइंट देखते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, आप बिज़नेस से पैसे या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कुछ भी चीज़ लेके जाते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बच्चों जो भी एसेट आप अपने बिज़नेस से लेके जाते हो, सबसे पहले वो चीज़ कम हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ मैं अपने बिज़नेस से कैश ले गया और घर जाके मैंने उस कैश से अपने लिए एक टीवी खरीदा, तो बच्चों कैश मेरे बिज़नेस से गया तो कैश में से ये लेस हो जाएगा, और ऐसा करने से मेरी कैपिटल भी कम होगी, तो ये कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मुझे लिखवाने थे जिसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं।
ठीक है, तो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। इनके आंसर भी यहाँ गिवन है। किसी ने भी मुझसे डाउट नहीं पूछा, इसका मतलब सब ये क्वेश्चन हो गए आपसे। ठीक है, तो हम फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसके पास बुक नहीं है वो नोट डाउन कर सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साथ में मैं बच्चों आपके पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ चीज़ें ये हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, तो पॉइंट 1 जो है लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ठीक है बच्चों, कैश से अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास एक एसेट आ जाएगा कैश 50,000 का, और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, इसका मतलब बच्चों कैपिटल 50,000। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट में लिखा है सैलरीज पेड 2000। तो सैलरीज अगर मैं पे करूँगा बच्चों, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सैलरी का मतलब क्या होता है? जब आपको सैलरी मिलती है या आप सैलरी पे करते हो, इसका मतलब क्या होता है? आप उसको कैश ही तो देते हो। तो अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरी सैलरीज़ कम या फिर कैश कम हो जाएंगे। अपने कैश में से मैंने 2000 रुपये निकाल के सैलरी पे कर दी, और कैपिटल में भी फिर कमी आ जाएगी। समझे? मैंने बताया था 2 पॉइंट आपको शुरू के सॉल्व करके फिर न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन बच्चों इस तरफ आई 48,000 और इक्वल्स टू के उधर भी आई कैपिटल में 48,000। फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों वेजेस आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ बच्चों में। वेजेस आउटस्टैंडिंग है हमारे 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है? हमें पे करना था, हमने अभी तक पे नहीं किया, तो इस टाइम पे हमारी एक लायबिलिटी बनती है बच्चों, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बनती है हमारी कितने की? 200 रुपीज़ की, प्लस हो जाती है 200 रुपीज़। और क्योंकि मुझे पे करना है, मैंने नहीं किया, तो कैश तो कम नहीं हुआ, लेकिन मेरी कैपिटल में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से हमको एक पॉइंट सॉल्व करने के बाद न्यू इक्वेशन इसकी बनानी होती है। तो कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 48,000 ही रहेंगे। यहाँ पे 47,800 हो गया है, प्लस आउटस्टैंडिंग 200। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। बच्चों पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा हो, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये हमारे लिए क्या होगा? ये भी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, आप समझे इसको? तो आउटस्टैंडिंग ही होगा बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग में ही ऐड कर लेते हैं 100 रुपीज़, और कैपिटल में से ही लेस हो जाएगा 100 रुपीज़। सेम था बच्चों, बस लैंग्वेज इन्होंने चेंज करी हुई थी। तो फिर से न्यू इक्वेशन बनी। 48,000 का कैश है हमारे पास, 47,700 हमारे पास कैपिटल बची, और अब आउटस्टैंडिंग टोटल हो चुके हैं 300। पॉइंट समझ आया बच्चों? इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा, तो वही तो मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का भी।
इसलिए इसकी ट्रीटमेंट देखो हमने सेम करी। ठीक है, फिर 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, रेंट पेड इन एडवांस। तो रेंट पेड इन एडवांस का क्या करता है, इसका मतलब है बच्चों हमने रेंट एडवांस में ही पे कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं किसी के फ्लैट में रह रहा था और मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ और मैंने उसे अगले महीने का भी रेंट अभी से ही पे कर दिया। हालांकि अभी 1 महीना नहीं हुआ, मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ, सिर्फ 1 महीना रहा, लेकिन मैंने उसको 2 महीने का रेंट पे कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, मैं उससे वापस मांग सकता हूँ अगले ही दिन, इसलिए मेरे लिए एसेट होता है मेरा एडवांस। और पे कर दिया बच्चों तो कैश में भी कमी आ जाएगी, कैश में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आप पैसा ही तो पे करोगे, किसी को एडवांस पे करोगे तो पैसा ही तो दोगे। तो अब 47,850 प्लस एडवांस है 150 और हमारी कैपिटल 47,700 प्लस आउटस्टैंडिंग 300। क्वेश्चन ख़त्म बच्चों। देख लेते हैं एक बार टोटल ठीक आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ आप इक्वल्स टू के देखोगे तो 48,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे अब। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है जो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पहले मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो इसका है बच्चों, आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पॉइंट नंबर सबका सेम ही मिलेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर किसी और चीज़ से भी बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट किया बिज़नेस, इस क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, तो बच्चों कैश आ गया 18,000 और कैपिटल भी आ गई 18,000। ये पॉइंट तो आपको अब याद ही हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे परचेज गुड्स। देखो बच्चों यहाँ पे बोला कि हमने दुकान में गए और वहाँ पर गुड्स ख़रीदे, हमने कैश में भी और क्रेडिट पे भी, यानी कैश भी ख़रीद के लाया और उधार भी ख़रीद के लाया। तो बच्चों कैश में जो मैंने ख़रीदा वो मैंने ख़रीदा 5,000 और जो मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा वो ख़रीदा 2,000। बच्चों दोनों ही केस में स्टॉक मेरे पे कितने का आ जाएगा, स्टॉक तो मेरे पे आ जाएगा 7,000 का। ये बात आपको क्लियर हुई? चाहे मैं कैश में खरीदूँ चाहे मैं क्रेडिट पे खरीदूँ, सामान तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 7,000 रुपये का, जिसमें से मैंने कैश पे कर दिया 5,000, तो कैश कम हो जाएगा 5,000 और 2,000 रुपये उधार है, तो बच्चों नई लाइबिलिटी बन गई क्रेडिटर 2,000। समझे आप? आज मैं एक दुकान पे गया, मेरे पास मान लो ये 2 पेन है, एक की कीमत है 5 रुपये, एक की कीमत है 2 रुपये। तो बच्चों मैंने ये दोनों पेन ख़रीदे और ये ख़रीद के मैं अपने घर ले आया। तो बच्चों घर लेके आ गया तो ये रे मैंने घर पे लिख दिया अपने 7 रुपये के पेन। हालांकि मैंने सिर्फ 5 रुपये वाले जो पेन है उसको ही कैश में पे करके आया हूँ, तो मैंने अपने कैश में से सिर्फ इतना ही कम किया जितना मैं कैश दे के आया हूँ। बाकी का मैंने क्रेडिटर लिख दिया क्योंकि मुझे उन्हें बाद में पे करना है 2 रुपये जो इस पेन की कॉस्ट। समझे आप ये पॉइंट? ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हमको एक न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे इसमें बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 जिसकी कॉस्ट थी 2400। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मेरे पास जो गुड्स थे उसमें से मैंने 2400 के गुड्स 4000 रुपये में बेच दिए कैश में। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स मैं इसकी ट्रांजैक्शन में लिख लूँगा। अब बच्चों मैंने 4000 रुपये का कैश में बेचा तो कैश आ गया मेरे पास। गुड्स कितने के गए, यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, गुड्स जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2400 क्योंकि उनकी कॉस्ट थी 2400। उस चीज़ को मैंने 4000 में बेच दिया तो मेरे पास से जो स्टॉक जाएगा वो तो 24 का ही जाएगा क्योंकि उनकी मेरे लिए वैल्यू ही उतनी थी। हालांकि मैंने उसे 4000 में बेचा तो मेरे पास कैश तो 4000 आएगा। ऐसे केस में बच्चों क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया। 2400 की चीज़ मैंने 4000 में सेल कर दी तो मुझे प्रॉफिट हो गया 1600 का, वो प्लस हो जाएगा बच्चों कैपिटल में। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक न्यू इक्वेशन बनेगी। 17,000 कैश प्लस 4,600 का हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक बचा हुआ है। 19,600 के ये और क्रेडिटर तो 2000 ही है। ठीक है, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट बोला गया रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। ठीक है, तो मैं इसको रेंट पेड भी हुआ है यहाँ पे और रेंट आउटस्टैंडिंग भी हुआ है। तो बच्चों रेंट अगर मैं पे करूँगा तो क्या होगा, कैश चला जाएगा 1000 रुपये का और कैपिटल भी कम हो जाएगी 1000 रुपये की, कैश से पे कर दिया ना मैंने। फिर उसके बाद 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है बच्चों। आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग प्लस 200 और मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी माइनस 200। आउटस्टैंडिंग का केस मैंने आपको बताया हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग का केस होता है। और कैश में अगर आप कुछ पे करोगे तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कैपिटल भी कम हो जाएगी ऐसे केस में। ठीक है, तो इसकी भी न्यू इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन ख़त्म। $16,000 का बच्चों कैश है हमारे पास, स्टॉक है 4600 जबकि कैपिटल है 18,400, 2000 के मेरे क्रेडिटर्स प्लस 200 के आउटस्टैंडिंग। तो इस तरफ जो आ रहा है वो आ रहा है 20,600 रुपये और यहाँ भी वही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन को करते हैं ट्राई। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट वही बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश 1 लाख रुपए। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास कैश आ जाता है और कैपिटल आ जाती है 1 लाख रुपए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है बच्चों परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। फिर से सेम पॉइंट बच्चों,
गुड्स खरीदे हैं तो उसको हमको गुड्स ना लिख के स्टॉक लिखने होते हैं। पहले नरेशन लिख देते हैं इसकी, परचेज ऑफ गुड्स। तो बच्चों कैश में भी ख़रीदा और क्रेडिट पे भी ख़रीदा। कैश में ख़रीदा 20,000 और क्रेडिट पे ख़रीदा 30,000। तो टोटल स्टॉक हमने जो ख़रीदा वो ख़रीदा 50,000। तो हमारे पास स्टॉक तो 50,000 आ गया। हालांकि मैंने कैश में 20,000 का ख़रीदा है तो कैश में से 20,000 लेस हो जाएंगे। और उधारी पे भी ख़रीदा तो क्रेडिटर, नए क्रेडिटर्स बन जाएंगे 30,000 के। समझे पॉइंट आप? 50,000 का स्टॉक ले आया, 20,000 रुपये उसी टाइम दे के आ गया और 30,000 बोला बाद में दूंगा, तो बाद में देने वालों को मैं क्रेडिटर बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। अब मेरे पास कैश सिर्फ 80,000 बचा हुआ है, लेकिन मेरे पास स्टॉक 50,000 का आ चुका है। कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर हो चुके हैं 30,000। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट प्रॉफिट। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेल ऑफ गुड्स। ध्यान से समझना बच्चों ये पॉइंट, मैं आपको शो भी कर देता हूँ क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि हमने सेल करी गुड्स की, कैश में 10,000 और क्रेडिट में 15,000, इनकी ये कॉस्ट थी। हालांकि हमने इसको प्रॉफिट पे बेचा है, दोनों को प्रॉफिट पे बेचा है 20% के। समझ आया आपको? यानी हमारे पास से जो टोटल गुड्स चले गए वो चले गए 25,000 के। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि मैंने 10,000 में कैश में बेचा है और 15,000 क्रेडिट में, यानी टोटल तो मैंने 25,000 के बेच दिए। हालांकि जो 10,000 के मैंने कैश में बेचे हैं वो 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो वो मैंने 12,000 में बेचे होंगे। ये बात कैसे आई? तो सर देखो 10,000 का 20% आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2,000। ये आ गया 2,000 जो कि है इसका प्रॉफिट। तो सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 10,000। प्रॉफिट कितना हुआ उसमें? 2,000 का। तो टोटल सेल मैंने कर दी 12,000 की। ये कैश की बात हुई है अभी, ठीक है। हालांकि मैंने 15,000 की चीज़ क्रेडिट पे भी बेची है, तो अगर मैं क्रेडिट पे बेचूंगा तो उनसे पैसा लूँगा, बाद में लूँगा भले ही, लेकिन लूँगा तो सही। तो क्रेडिट पे मैंने 15,000 की चीज़ बेची है, उसको भी मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 20% प्रॉफिट पे वो चीज़ 18,000 की मैंने बेची होगी। ये बात आपको समझ आई? तो उस चीज़ को भी अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊं, 15,000 इंटू 20/100, ये आ जाएगा 3,000। ये रहा इसका प्रॉफिट। कॉस्ट थी 15, 3,000 का प्रॉफिट, यानी 15 + 3 18,000, जो कि मैं बाद में लूँगा, और जिनसे मैं बाद में लेता हूँ उन्हें मैं डेटर बोलता हूँ। तो बच्चों देखो हुआ क्या, 3,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है, 2,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ है सेल करते टाइम। तो बच्चों ये टोटल प्रॉफिट आपको कैपिटल में ऐड कर देना पड़ेगा। समझ आया ये पॉइंट आपको? ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं अब। न्यू इक्वेशन 92,000 कैश प्लस 25,000 के ही अब गुड्स रह गए, प्लस 18,000 के डेटर हो चुके हैं मेरे, जिनसे पैसा मैं बाद में लूँगा, प्लस 1,05,000 के मेरे पे कैपिटल है, और 30,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं। समझ आया? नहीं आया तो आप ये पॉइंट दोबारा से एक और बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मुझे आपको इतना ही कराना था। आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना और आंसर मैच कर लेना, दे रखा है आंसर, ठीक है। इसमें लिखा है बच्चों कि आपको, इसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आपको बैलेंस शीट मत बनाना, बैलेंस शीट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा, ठीक है। तो आपका फ़िलहाल के लिए होमवर्क यही है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और होमवर्क करके अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।